हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू में हम वोकेबुलरी को अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। वोकेबुलरी में जो भी आपके अभी तक मैंने वीडियोस कराए, आई होप आपने वो अच्छे से देख लिए होंगे। और हम अब करते हैं वोकेबुलरी का सेट नंबर 16। तो आज जो हम शब्द सीखेंगे वो हैं ये: टॉर्मेंटर, डिस्पैराज, प्रोलिफरेशन, ससेप्टेबल, अनरूली, रेफ्यूट, इंडोलेंट, पिवट, परसेवरेंस और प्रोपिशियस। ये हैं हमारे 10 वर्ड। ये हमारा क्विज है जो हम बाद में करेंगे। तो आइए सबसे पहले शब्द पे आते हैं, टॉर्मेंटर। देखो, टॉर्मेंटर वो होता है जो अत्याचारी होता है, जो किसी भी तरह का शारीरिक मानसिक अत्याचार किसी के ऊपर करे तो अत्याचार करने वाले को टॉर्मेंटर कहते हैं। अ पर्सन हु इन्फ्लिक्ट सेवरल मेंटल या फिजिकल सफरिंग ऑन समवन। सफरिंग मतलब टॉर्चर, सफरिंग मतलब किसी को पीड़ा देना, किसी को पीड़ा देना, किसी के साथ बुरा करना, उसको बोलते हैं सफरिंग। तो इसका सिनोनिम हो गया ओप्रेसर। ओप्रेसर मतलब क्या होता है? ओप्रेसर मतलब होता है जो किसी दूसरे को दबा के रखे, उसको ओप्रेस करके यानी कि सप्रेस करके रखे। ऑपरेशन को बोलते हैं दमन, तो किसी का दमन करना, किसी को एक्सप्लॉइट करना। हैरेसर, हैरेसमेंट होता है उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न, सामाजिक उत्पीड़न, कई तरह का उत्पीड़न होता है। तो हैरेसर कौन हो गया? जो हैरेसमेंट करे यानी जो उत्पीड़न करे, यानी कि अत्याचारी। परसिक्यूटर, परसिक्यूटर मतलब भी वही होता है। परसिक्यूटर को प्रोसिक्यूटर से कंफ्यूज मत करना। प्रोसिक्यूटर वकील होता है जो जिस व्यक्ति पे इल्ज़ाम लगता है उसे एक्यूज्ड बोलते हैं। जिस व्यक्ति पे कोई क्राइम करने का इल्ज़ाम लगे उसे एक्यूज्ड या डिफेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, डिफेंडेंट। तो उसको, उसके खिलाफ जो वकील खड़ा होता है, यानी उस व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए जो वकील होता है, उसको प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। तो प्रोसिक्यूटर नहीं, परसिक्यूटर है। परसिक्यूटर मतलब अत्याचार करने वाला, किसी को नीचा दिखाने वाला, राइट, पीड़ा देने वाला, या कह सकते हैं आपकी कोई जालिम हो, जालिम किस्म का व्यक्ति, सताने वाला, कष्टदाता, कष्ट देने वाला, तो उसको बोलते हैं टॉर्मेंटर। टॉर्चरर, जो दूसरे को टॉर्चर करे। टॉर्चर आप समझते ही हैं, जो दूसरे को टॉर्चर करे। इसका उल्टा क्या हो गया? इसका उल्टा वो होगा जो आपको कंफर्ट करेगा, आपको आराम देगा, यानी कंफर्टर। आपका रक्षक, जो आपकी रक्षा करेगा, यानी कि आपका सेवियर या आपका डिफेंडर, जो आपको बचाएगा। तो कंफर्टर, सेवियर या डिफेंडर। आपको तारने वाला यानी आपका तारक, बचाने वाला, आपका रक्षक, उद्धारक, जो आपका उद्धार करे, वो हो गए इसके उल्टे। तो क्लियर है टॉर्मेंटर। इसमें सबसे अच्छा वर्ड जो है वो है एक तो ओप्रेसर और एक है परसिक्यूटर। एग्जाम्पल देखते हैं। इन द प्रिजन ही वॉज स्टैगरिंग विद स्वॉलन फीट बिकॉज द टॉर्मेंटर हैड बीटन हिम ब्लैक एंड ब्लू। प्रिजन में वो अपने सूजे हुए पैरों के साथ लड़खड़ा रहा था क्योंकि जो टॉर्मेंटर था, जो अत्याचारी था, शायद जेलर रहा होगा, उसने उसको बुरी तरह से पीटा। अगर हम किसी को बीट करते हैं, मारते हैं, ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि हम उसको बुरी तरह से पीट रहे हैं। एज द रिजल्ट डेट नियर्ड, हॉन्टिंग थॉट्स ऑफ हर फेलिंग द एग्जाम बिगेन टू टॉर्मेंट हर माइंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉर्मेंट जो शब्द है उसका इस्तेमाल एक वर्ब की तरह किया हुआ है, टू टॉर्मेंट हर माइंड। कहने का मतलब जैसे जैसे परीक्षा के रिजल्ट की तिथि नज़दीक आने लगी तो हॉन्टिंग थॉट्स ऑफ हर फेलिंग। हॉन्टिंग मतलब डराने वाली, हॉन्ट करने वाली, जो चीज़ हमें बार बार डराती है, तो उसके दिमाग में डराने वाले विचार आने लगे कि जैसे वो फेल हो जाएगी। हॉन्टिंग थॉट्स ऑफ हर फेलिंग द एग्जाम बिगेन टू टॉर्मेंट हर माइंड। और ये जो विचार हैं, इन्होंने उसके दिमाग को टॉर्मेंट करना शुरू कर दिया, यानी उसके माइंड को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसके माइंड जो है उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि टॉर्मेंट का इस्तेमाल किस तरह से किया गया है। टॉर्मेंट, आपको अगर कोई चीज़ टॉर्मेंट करती है मतलब वो आपके ऊपर एक तरह से अत्याचार कर रही है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आपको एक तरह से टॉर्चर कर रही है। अब हम आते हैं दूसरे शब्द पे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके सिनोनिम भी बहुत सारे हैं। इसको बोलते हैं डिस्पैराज। अब डिस्पैराज का मतलब होता है किसी को अपमानित करना, लेकिन डिस्पैराज और इंसल्ट में फ़र्क होता है थोड़ा सा। इंसल्ट भी मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, लेकिन डिस्पैराज थोड़ा अलग सेंस में यूज़ होता है। जैसे मान लो कोई आपको अगर बोले कि मैंने ये चीज़ हासिल करी, तो आप उसको बोलो कि आजकल तो ये कोई भी हासिल कर लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी एक तरह से आप उसकी जो बड़ा उसका कीर्तिमान है, जो उसने हासिल करा है, जो उसने अचीव करा है, आप उसको नीचा दिखा रहे हो, आप उसको छोटा दिखा रहे हो।
तो डिस्पैराज का मतलब होता है किसी की उपलब्धियों को बहुत ही तुच्छ समझना, ठीक है, किसी की उपलब्धियों को सार्वजनिक तौर पर बहुत ही तुच्छ समझना, किसी का पद घटाना। पद घटाना, कोई बहुत ऊंचे पद पे है लेकिन आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, उसे वो सम्मान नहीं दे रहे जो वो डिजर्व करता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्पैराज। यानी किसी को अपमानित करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी के लिए सम्मान का भाव ना रखना, किसी को इस तरह से क्रिटिसाइज करना कि देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि तुम क्या हो, यानी उसको छोटा करना। बे लिटल करना यानी किसी को छोटा करना, किसी को नीचा दिखाना, बे लिटल करना। डेनिग्रेट करना, डेरोगेट करना, बात एक ही है। डेनिग्रेट करना भी होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को हल्का कर मतलब दिखाना कि तुम तो हल्के हो, किसी की उपेक्षा करना, अवज्ञा करना, राइट, उसकी प्रतिष्ठा से खेलना। डेरोगेट करना, डेरोगेटरी रिमार्क। डेरोगेटरी रिमार्क मतलब बहुत ही भद्दे और अपमानजनक रिमार्क्स। डिप्रिकेट करना, डाउनग्रेड करना, जैसे मूडीज ने भारत की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, यानी क्या कर दिया, पहले से कम कर दिया, नीचे कर दिया। ट्रिवियलाइज करना, ट्रिवियलाइज मतलब किसी बहुत बड़ी चीज को एकदम ऐसे दिखाना जैसे अमहत्वपूर्ण हो। अब जैसे उस व्यक्ति ने कहा मैंने तो ये चीज़ हासिल करी, लेकिन आप उसको ट्रिवियलाइज कर रहे हो, हाँ ये तो इनसिग्निफिकेंट है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो कुछ भी है, छोटी सी बात है, ऐसे। डिसडेन, डिसडेन एक तरह से दूसरे के प्रति नफरत का भाव। दूसरे को रिडिक्यूल करना, मजाक उड़ाना। विलीफाई करना यानी एक तरह से उसकी निंदा करना या उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना, ठीक है ना, उसकी ख्याति को दागदार करना, तो उसको बोलते हैं विलीफाई करना। उसकी रेपुटेशन खराब करना, उसकी गुडविल खराब करना। तो क्लियर है डिस्पैराज मतलब क्या होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, प्रेज। प्रेज मतलब तारीफ करना, किसी की तारीफ करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, राइट, किसी को अपलॉड करना, ताली बजाना, सम्मान देना। तो ये सब हो गए इसके उल्टे, यानी कि किसी की प्रशंसा करना, बड़ाई करना, सराहना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सराहना। तो डिस्पैराज में हम एकदम उल्टा करते हैं, किसी की अचीवमेंट्स को छोटा करते हैं, छोटा दिखाते हैं, लेकिन हमें उसको सराहना चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए हो सके तो। या एक्सटॉल, एक्सटॉल मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा तारीफ करना। तो ये हो गए इसके उल्टे शब्द। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। ही डिस्पैराज्ड हिज बिजनेस कॉम्पिटिटर्स सेइंग दैट दे ऑल आर अ बंच ऑफ नोविसेस एज कंपेयर टू हिम। वो हमेशा अपने जो व्यापार में कंपिटिटर थे, यानी कि जो प्रतिस्पर्धा करते थे उसके साथ, उनको डिस्पैराज करता था ये बोलकर कि वो तो नोविस है। नोविस मतलब नया, जिसमें कुशलता ना हो, जिसको एक्सपीरियंस ना हो, अनुभव की कमी हो, गैर अनुभवी जो हो, तो कि वो तो नोविस हैं उसके मुकाबले। ये कहकर वो दूसरों को छोटा समझता था, अपने जो कॉम्पिटिटर हैं बिजनेस के उनको वो डिस्पैराज करता था। द एक्टर्स वर्क फॉर चैरिटी हैज रिसेंटली बिन डिस्पैराज्ड इन द प्रेस एज एन अटेम्प्ट टू गेट पब्लिसिटी। जो एक्टर है वो अच्छा काम कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, दान दे रहा है, फिलैंथ्रोपी कर रहा है, मानवता की भलाई के लिए काम कर रहा है, राइट, अपनी मैग्नेनिमिटी दिखा रहा है, लेकिन मीडिया उसे डिस्पैराज कर रही है। मीडिया कह रही है कि वो पब्लिसिटी का भूखा है, लोगों की नज़रों में आना चाहता है, जिसे पब्लिसिटी बोलते हैं, तो उसका वो भूखा है। तो जो एक्टर का वर्क है चैरिटी के लिए वो डिस्पैराज कर रही है मीडिया। चलिए अब हम आते हैं अगले शब्द पे जो है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसकी जो दौलत है बड़ी तेज़ी से प्रोलिफरेट हुई, उसके जो एसेट्स हैं वो बड़ी तेज़ी से प्रोलिफरेट हुए, यानी कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा वृद्धि होना, कोई चीज़ फैलना, राइट, कोई चीज़ फैलना। जैसे कई बार आप देखते हैं कोई अंडा है, छोटा सा होता है, थोड़े टाइम बाद वो अंडा बड़ा हो जाता है, फिर वो अंडा फूट जाता है तो उसमें से पक्षी निकलता है, फिर वो पक्षी जो है वो बड़ा हो जाता है, प्रोलिफरेट हो जाता है और ज़्यादा। तो जनरली जो प्रोलिफरेट वर्ड यूज़ करते हैं हम नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी चीज़ का साइज़ या आकार या उसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो हम उसे बोलते हैं प्रोलिफरेट। किसी भी चीज़ के नंबर या अमाउंट में वृद्धि होना। तो एग्जाम्पल इसके सिनोनिम हो गए एस्कलेशन। एस्कलेट मतलब पहले तो वो दो लोग शांत थे लेकिन उनके बीच में लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी एस्कलेट हो गई, यानी प्रोलिफरेट हो गई, तीव्रता से बढ़ गई, एस्कलेट होना, राइट। ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में वृद्धि होना, किसी चीज़ का संचयन होना। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब धीरे धीरे, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया यानी बढ़ गई, राइट। बर्जियोनिंग, बर्जियोनिंग मतलब फलना फूलना, जैसे हमारी मिडिल क्लास बर्जियोन कर रही है, यानी कि मिडिल क्लास रिच हो रही है समय के साथ। मशरूम करना, मशरूम करना मतलब तेजी से फैलना। जैसे मशरूम उग जाती है ना, एक उगती है फिर आप देखते हो कुछ दिन बाद वहाँ पे बहुत सारी मशरूम उग जाती है, तो मशरूमिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मशरूमिंग मतलब किसी चीज़ में तेजी से वृद्धि, किसी चीज़ में संवर्धन, किसी चीज़ में उन्नति, किसी चीज़ में इंक्रीज, राइट, उसे बोलते हैं प्रोलिफरेशन। तो एंटोनिम देखते हैं, इसका उल्टा क्या होगा, डिडक्शन। डिडक्शन मतलब किसी चीज़ में घटाव, किसी चीज़ को घटाना, डिडक्शन। अबेटमेंट, अबेटमेंट मतलब किसी चीज़ को कम करना,
न्यूनीकरण करना, रिड्यूस करना, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट मतलब भी कम करना, इंक्रीमेंट का उल्टा क्या हो गया, डिक्रीमेंट, डिमिनिशमेंट, डिमिनिश मतलब छोटा होना, डिमिनिश होना, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना, कोई बड़ी चीज़ सिकुड़ के छोटी हो गई, समझ में आया। तो या तो चीज़ अपने आकार में या अपने अमाउंट में बढ़ेगी या फिर छोटी हो जाएगी। तो ये सारे के सारे शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो एंटोनिम के तौर पर। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर द मॉनसून रेन्स इंसेक्ट्स ऑफ ऑल काइंड्स हैव बिगन टू प्रोलिफरेट एंड वी विल सी पीपल कॉन्स्टेंटली स्वॉटिंग एंड स्लैपिंग इन द एयर। मॉनसून की जो बारिश होती है उसके बाद जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, क्या वो बढ़ते हैं या घटते हैं, यानी वो प्रोलिफरेट होते हैं कि डिमिनिश होते हैं? ऑफ कोर्स वो बढ़ते हैं। तो जो कीड़े हैं बारिश में वो बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो रहे हैं, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जो लोग हैं दे विल बी स्लैपिंग इन द एयर, यानी लोग हवा में ताली बजाते हुए दिखेंगे, क्योंकि जब मच्छर या कीड़े बढ़ जाते हैं तो लोग फिर उन्हें मारने के लिए दो हाथों के बीच में ताली बजा के मारना चाहते हैं। The US seems to be the top watchdog to ensure that weapons of mass destruction do not proliferate in any nation. अमेरिका जो है वॉच डॉग मतलब होता है चौकीदार, यानी नज़र रखने वाला, द्वारपाल, नज़र रखने वाला। तो अमेरिका एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, ये मेक श्योर करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए, एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, क्या सुनिश्चित करने के लिए कि जो वेपन है, जो हथियार हैं मास डिस्ट्रक्शन के, यानी कि जो एटॉमिक बम वगैरह हैं, मास डिस्ट्रक्शन मतलब मास मतलब बहुत बड़ी पब्लिक, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, तो जो पूरे देश को तबाह कर सकते हैं जैसे कि एटॉमी हथियार, न्यूक्लियर हथियार वगैरह, वो प्रोलिफरेट ना हो। किसी भी कंट्री में न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए, यानी कि प्रोलिफरेट नहीं होनी चाहिए। इसलिए अमेरिका वॉचडॉग की तरह काम करता है, सब पे नजर रखता है। अब आते हैं अगले वर्ड पे, ससेप्टेबल। ससेप्टेबल मतलब होता है आसानी से प्रभावित होने वाला या अति संवेदनशील। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब कुछ महीने का होता है, तो उसको कई तरह के रोग हो सकते हैं, तभी तो हम टीकाकरण करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। तो क्योंकि वो ससेप्टेबल है उस वक्त, या वल्नरेबल है। तो वल्नरेबल या ससेप्टेबल दोनों का मतलब एक ही होता है, संवेदनशील, यानी वो आसानी से प्रभावित हो सकता है, वो उस वक्त उतना मजबूत नहीं है, तो वो प्रभावित हो सकता है, यानी कि वो ससेप्टेबल है, आसानी से प्रभावित होने वाला। अति संवेदनशील, कोमल है, अभी उतना पका नहीं है, कोमल है, राइट। लेकिन जब बड़ा हो जाता है बच्चा, तो फिर आप कह सकते हैं कि वो प्रभाव शून्य है, यानी कि इम्यून है। इम्यून मतलब जब आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है तो आप इम्यून हो, यानी उस चीज़ का आप पे फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग मान लो इतने शांत किस्म के होते हैं कि अगर उन्हें कोई गाली भी दे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो इम्यून है एकदम, बिल्कुल, मतलब कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, उससे फ़र्क ही ना पड़ना, इम्यून, राइट। मतलब कोई चीज़ अगर आपको प्रभावित ना कर सके तो आप हर चीज़ से इम्यून हो। रेजिस्टेंट हो मतलब आप उस चीज़ को झेल पाते हो, रेजिस्ट कर पाते हो, राइट। वो चीज़ आपको प्रभावित नहीं करती, वो चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। प्रभाव शून्य यानी रेजिस्टेंट। तो वल्नरेबल होना मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ वेरी वल्नरेबल पर्सन, इमोशनली वल्नरेबल हूँ मैं, यानी वैसे तो मैं बहुत शारीरिक रूप से तो बहुत ज़्यादा मैं मजबूत हूँ, लेकिन इमोशनली वल्नरेबल हूँ। तो अगर कोई मेरा दिल वगैरह तोड़ दे या दिल से खेले तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, रोने लग जाता हूँ, इमोशनली वल्नरेबल। कई लोग होते हैं शरीर से तो बहुत ज़्यादा, उनके शरीर वगैरह बहुत सुदृढ़ होता है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा वो वल्नरेबल होते हैं या ससेप्टेबल होते हैं, आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। एक्किलीज हील मतलब होता है आपकी कमज़ोरी। आपकी कमज़ोरी क्या है, इस पे के पीछे एक कहानी है। एक ग्रीक गॉड थे, तो ग्रीक गॉड जो थे उनको एक ये बोलते थे कि अगर एक नदी है इसमें डुबोगे तो फिर वो अजय हो जाएंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो उनकी माँ ने क्या किया, जब वो बच्चे थे तो उनको नदी में डुबोया, वो एक जादुई नदी थी, लेकिन उस नदी में अब डुबोएंगे तो कुछ तो पकड़ के डुबोएंगे, तो उसकी माँ ने उनको एड़ी से पकड़ लिया और उसको डुबो दिया। जब बाहर निकाला, क्योंकि एड़ी से पकड़ा था तो वो वाला हिस्सा कमज़ोर रह गया, वो पानी के टच में नहीं आया, बाकी पूरा शरीर जो है वो मजबूत हो गया। और फिर जब युद्ध हुआ तो जो शत्रु है उन्होंने उनकी एक्किलीज हील यानी कि उनकी एड़ी के ऊपर बाण मारा और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह की कहानी सुनने में आती है। एक्किलीज हील मतलब होता है आपकी कमजोरी, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, वो सब तरह से बहुत अच्छा है, पैसे वाला है, सब कुछ है, लेकिन वो कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ माई एक्किलीज हील, इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ऑलवेज बीन माई एक्किलीज हील, यानी अंग्रेजी में मैं हमेशा से कमज़ोर रहा हूँ, वो मेरी एक्किलीज हील है। ये बहुत अच्छा इडियम है और बहुत आता है ये एक्किलीज हील। सिटिंग डक मतलब क्या है, एक बत्तख, मतलब एक तरह से वैसे बोलते हैं कि जिसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन ना हो, उसको बोलते हैं सिटिंग डक, यानी कि उसको बचाने वाला कोई ना हो, उसका कोई रक्षक ना हो, तो उसको आसानी से आके कोई भी मार गिरा जाएगा। सिटिंग डक है वो तो एकदम, ठीक है। सिटिंग डक मतलब
जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, कोई उसे बचाने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं सिटिंग डक। तो एक तरह से ससेप्टेबल। एंटोनिम, इसका उल्टा क्या हो गया? इम्यून या रेजिस्टेंट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पीपल हु लिव अलोन ड्यूरिंग हॉलीडेज आर मोर ससेप्टेबल टू डिप्रेशन। वो लोग जो अपनी छुट्टियों में, हॉलीडेज में अकेले रहते हैं, उन्हें डिप्रेशन ज़्यादा होता है। डिप्रेशन मतलब अवसाद, एक ऐसी मनोदशा जब कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई चीज़ आपको खुशी नहीं दे पाती, जब आप पूरे दिन नेगेटिव बैठ के सोचते हो, उसे बोलते हैं डिप्रेशन। जो चीज़ आपको भय देती है, डराती है। तो जब लोग अकेले रहते हैं छुट्टियों में तो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं डिप्रेशन के लिए। इसलिए कहते हैं डिप्रेशन के व्यक्ति को थोड़ा अपने आप को दोस्तों के बीच रखना चाहिए, बिल्कुल अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेले रहोगे तो दिमाग ज़्यादा खाली रहता है, ज़्यादा खाली रहता है तो ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं। ओल्डर पीपल आर मोर ससेप्टेबल टू द एक्सट्रीम हीट और कोल्ड बिकॉज ऑफ देयर इम्पेयर्ड थर्मोरेगुलेशन। जो बूढ़े लोग होते हैं, यानी कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं हीट या कोल्ड के, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए तो सबसे पहले बीमार बूढ़े लोग पड़ते हैं। वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं क्योंकि वो आसानी से प्रभावित होते हैं टेम्परेचर जब चेंज होता है उसमें। अभी आजकल ये भी कह रहे हैं, बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कोविड-19 कोरोना वायरस जो है उससे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन है? सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल या वो जिनको पहले से कोई बीमारी है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो चुकी है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, राइट? तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, ज़्यादा वल्नरेबल हैं। नेक्स्ट है अनरूली। अनरूली मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपके नियंत्रण में ना हो, ठीक है? उपद्रवी, उपद्रवी मतलब जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो। हठी, हठ, जिसने हठ पकड़ के जो बैठ गया हो। उद्दंड, आज्ञा ना मानने वाला, आज्ञा ना मानने वाला। जो अविनीत हो, अविनीत मतलब जो कंट्रोल में ना हो, अनियंत्रित हो, हुड़दंग मचाने वाला। उपद्रवी, तो उसको बोलते हैं अनरूली। क्या चीज़ ऐसी है जो आपके नियंत्रण में नहीं है? कई बार कहते हैं हमारा जो मन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनरूली माइंड बोलते हैं इसलिए, अनरूली माइंड। तो इसका सिनोनिम हो गया अनगवर्नेबल। गवर्न मतलब शासन, जिसको शासित ना किया जा सके, जिसको डिसिप्लिन ना किया जा सके, जिसको अपनी बात मनवाया ना जा सके, जो आपकी बात माने ही ना। रिकैल्सिट्रेंट, विद्रोही, एक तरह का विद्रोही, उपद्रवी, राइट? जो रिबेल करे, जो आंदोलन करे। वेवर्ड, वेवर्ड, वेवर्ड मतलब जो अगेन नियंत्रण में ना हो, उसको बोलते हैं वेवर्ड। तो अनरूली जो चीज़ होती है वो किसी के अधीन नहीं की जा सकती, वो अनगवर्नेबल होती है। जब आप किसी को गवर्न करते हो मतलब आप शासन कर पाते हो उस पर, उसको कंट्रोल कर पाते हो, तो अनरूली बोलते हैं। एंटोनिम क्या हो गया? एक्विसेंट। एक्विसेंट मतलब जो आसानी से कंट्रोल में आ जाए, जो आसानी से कंट्रोल में आ जाए, यानी जिस पे आप लगाम लगा सको। जो डिसिप्लिन हो, अनुशासित हो। ओबीडियंट मतलब अगेन अनुशासित, लॉ अबाइडिंग, कानून का पालन करने वाला, लॉ अबाइडिंग। या कंप्लायंट, कंप्लायंट मतलब जो सरल हो, जिसको कंट्रोल करना सरल हो, जो आसानी से बात को मान ले, कंप्लायंट है। कंप्लायंट मतलब वो आज्ञाकारी है, जैसे उसे कहा जा रहा है वैसे वो कर रहा है, यानी एक्वेस कर रहा है, यानी एक्वेसेंट है। तो ये हो गए इसके उल्टे शब्द, एक्वेसेंट, डिसिप्लिन्ड, ओबीडियंट, लॉ अबाइडिंग या कंप्लायंट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एंगर्ड एंड अनरूली फैंस ब्लॉक द स्टेडियम एग्जिट व्हेन देयर टीम लॉस्ट द फाइनल मैच। जब उनकी टीम, फेवरेट टीम मैच हार गई तो जो फैंस थे वो कैसे बन गए? गुस्से में, एंगर्ड और अनरूली यानी कंट्रोल के बाहर। तो उन्होंने क्या किया? स्टेडियम का जो एग्जिट है उसे ब्लॉक कर दिया, स्टेडियम का जो एग्जिट है उसे ब्लॉक कर दिया। द अनरूली मॉब pelted stones and attempted to stop the doctor's burial who died of coronavirus. Therefore, the police had to resort to लाठी चार्ज। मॉब होता है भीड़, गुस्साई भीड़ को मॉब कहते हैं। अनरूली मॉब मतलब वो अनियंत्रित हो, जो भीड़ अनियंत्रित हो। तो अनियंत्रित जो भीड़ है उसने पत्थर फेंकने शुरू करे और जो डॉक्टर है जिसकी डेथ हो चुकी थी उसका बरियल, बरियल मतलब उसको दफनाना, उसको रोकने की कोशिश की। यह डॉक्टर कोरोना वायरस से मर गया था तो फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस हैड टू रिजॉर्ट टू मतलब करना पड़ा, ठीक है? तो टू रिजॉर्ट टू समथिंग मतलब कोई कार्य अगर करना पड़े तो बोलते हैं आई हैड टू रिजॉर्ट टू समथिंग। उसके बाद है रेफ्यूट। रेफ्यूट करना मतलब किसी चीज को ना मानना, किसी चीज का खंडन करना। मान लो किसी ने आपको कोई तर्क दिया तो आप उसका तर्क वितर्क यानी उसका दूसरा तर्क देंगे कोई, राइट? किसी की कोई आर्ग्यूमेंट है तो आप उसमें दूसरा उसका खंडन करेंगे, ठीक है? जैसे मान लो मैंने कोई थ्योरी दी, जैसे मैं, चलो अपना तो छोड़ो, मैं किसी दूसरे वैज्ञानिक का नाम बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो वैज्ञानिक थे लमार्क। अब लमार्क ने थ्योरी दी। लमार्क की थ्योरी क्या थी? उसने ये कहा कि जो जिराफ होता है उसकी गर्दन पहले छोटी होती थी, ठीक है? लेकिन वो गर्दन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता था,
पेड़ वगैरह ऊंचे होते थे तो वो गर्दन को खींचता था बार बार फल खाने के लिए, तो गर्दन समय के साथ बड़ी होती गई। ये लमार्क की थ्योरी, इसे लमार्किज्म बोलते हैं। लेकिन फिर डार्विन आया। डार्विन ने क्या किया? क्या उसकी थ्योरी को कंफर्म किया, यानी क्या उसको माना, एक्सेप्ट किया, क्या उसको एक्नॉलेज किया, या उसको कंसीड किया? कंसीड मतलब मान लेना, कंसीड मतलब मान लेना। क्या ये सब किया? नहीं। उसने उल्टा उसको डिसअप्रूव किया कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इसका खंडन करता हूं, मैं इसको असत्य ठहरा रहा हूं। मैं अपना तर्क देकर, यानी तर्क से किसी चीज को असत्य ठहराना, उसको बोलते हैं रेफ्यूट करना। रेफ्यूट का मतलब सिर्फ यही नहीं है किसी चीज को मना कर देना, राइट, लेकिन उसका प्रूफ भी देना, उसकी अपनी आर्ग्यूमेंट देना, अपना पक्ष रखना, और अपना पक्ष इस तरह से रखना कि जो पहले आपसे बात कही गई है आपने उसको नलिफाई कर दिया, आपने उसको रेफ्यूट तभी किया, यानी किसी थ्योरी को रॉन्ग साबित कर देना। तो डार्विन जब आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि जिराफ की गर्दन छोटी होती थी और बाद में बड़ी होती गई। डार्विन ने यह कहा कि दोनों तरह के जिराफ होते थे, एक छोटी गर्दन वाले और एक बड़ी गर्दन वाले। समय के साथ क्या हुआ? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रकृति को सह सकता है वही आगे बचेगा। तो छोटी गर्दन वाले खत्म हो गए क्योंकि बड़ी गर्दन वाले जो थे वो ज़्यादा फिट थे, ज़्यादा सर्वाइवल उनका वो कर पाए, बच पाए। ये डार्विन की थ्योरी थी। तो उन्होंने इसके प्रूफ दिए, सबूत दिए, और लमार्क की थ्योरी को रेफ्यूट किया, उसका तर्क देकर खंडन किया, उसको असत्य ठहराया। तो किसी चीज को डिसअप्रूव कर देना, डिसअप्रूव मतलब मैं उसको अप्रूवल नहीं देता, मैं उसको अपनी इजाजत नहीं देता, मैं उसको डिसअप्रूव कर रहा हूं, मैं कन्फ्यूट कर रहा हूं, या उसको इनवैलिडेट कर रहा हूं, यानी उसकी वैधता खत्म कर रहा हूं, यानी कि मैं उसे अवैध ठहरा रहा हूं, एक तरह से डिनाई कर रहा हूं, मना कर रहा हूं, या रिजेक्ट कर रहा हूं। रिजेक्ट करना मतलब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिजेक्ट कर रहा हूं। तो रिफ्यूट करना मतलब किसी चीज को तर्क देकर असत्य ठहराना या किसी चीज का खंडन करना। एग्जाम्पल देखते हैं। एज आई हैड बीन एन अनरूली टीनेजर माई सेल्फ, आई वॉज एबल टू रिफ्यूट ऑल ऑफ माई सन्स आर्ग्यूमेंट्स फॉर स्टेइंग आउट लेट। तो यहां पे कोई पिता है, वो ये कह रहा है कि मैं जब टीनेजर था, यानी मैं जब किशोर था या बच्चा था, तब मैं अनरूली होता था खुद, यानी मैं खुद भी बहुत ज़्यादा अनरूली था। मैं अपने माँ बाप के मैं जो उनकी बात है वो नहीं मानता था, उनके नियंत्रण में नहीं रहता था। इसीलिए मैं जानता हूं कि जो टीनेज बच्चा होता है वो कैसे बिहेव करता है। तो क्योंकि मैं खुद इतना उद्दंड बालक था, ठीक है, मैं अनरूली टीनेजर, अनरूली टीनेजर मतलब जो नियंत्रण में ना हो, उद्दंड बालक। तो इसीलिए आई वॉज एबल टू रिफ्यूट ऑल ऑफ माई सन्स आर्ग्यूमेंट फॉर स्टेइंग आउट लेट। इसीलिए जब आज मेरा बेटा मुझे ये बताता है कि मैं जो है इतनी देर रात तक घर क्यों नहीं लौटा, उसकी जो भी आर्ग्यूमेंट है मैं उनको रिफ्यूट कर पाता हूं, यानी मैं उसकी किसी भी बात में नहीं फंसता, क्योंकि मैं खुद उसके जैसा था। तो मैं जानता हूं कि जो आज के किशोर हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। तो मैं उसकी किसी भी बात को नहीं मानता, मैं उसका खंडन करता हूं, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कोई भी जवाब दे, कोई भी बहाना बनाए, मैं उसको नहीं सुनता, क्योंकि मैं खुद भी उसके जैसा ही था, मैं अनरूली टीनेजर था खुद भी। There is no real scientific evidence to refute natural selection as a valid theory. कोई भी रियल साइंटिफिक एविडेंस यानी वैज्ञानिक कोई भी सबूत नहीं है हमारे पास कौन सी थ्योरी को नलिफाई करने के लिए? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है, हम उसको किसी भी तरह से रिफ्यूट नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको किसी भी तरह से अवैध या उसका खंडन नहीं कर पा रहे हैं, उसको किसी भी तरह से हम असत्य नहीं ठहरा पा रहे हैं, याद रखिए। तो ये कोई वैज्ञानिक कह रहा है। नेक्स्ट है इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब होता है आलसी या निष्क्रिय। कई लोग होते हैं ऐसे पूरे टाइम जैसे टीवी के आगे बैठे रहे, कंप्यूटर के आगे बैठे रहे, जिनको कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, अपने लेजी है, आलस्य, एकदम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे, ठीक है ना, एकदम आलसी। अकर्मण्य, अकर्मण्य मतलब किसी काम करने की स्थिति में ना होना, काम करने की रुचि ना होना, अरुचिकर, राइट। तो सिनोनिम क्या हो गया? लेजी, लेजी मतलब आलसी। आइडल, आइडल मतलब जो हिले ही ना, एक ही जगह रहे, आइडल एकदम। वर्कशाई, वर्कशाई मतलब जो काम से चोरी करे, जो काम ना करे। स्लॉथफुल, स्लगिश, स्लगिश मतलब जो चीज मूव ही ना करे, ठहरी रहे, स्थिर। लथार्जिक, लथार्जिक मतलब भी होता है आलस्य। लैंग्विड, लैंग्विड मतलब क्या होता है? लैंग्विड मतलब होता है कमजोर, ठीक है, काफी ज्यादा कमजोर, दुर्बल, निर्बल, निस्तेज, मंदा, शिथिल, मुरझाया हुआ, सुस्त, अनएम्बिशियस, जिसकी कोई एम्बिशन ना हो लाइफ में, कोई लक्ष्य ना हो, कुछ अचीव करना ना चाहता हो। काउच पोटैटो, काउच पोटैटो उसे ही बोलते हैं जो पूरे दिन बैठा रहे सोफे पे या उस पे, जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें व्यायाम ना हो, जिसमें खेल कूद ना हो, उसको बोलते हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल। ये कई तरह के रोग लेकर आता है। इसका उल्टा हो गया हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस,
एंथुजियास्टिक या डिलीजेंट। हार्ड वर्किंग मतलब जो बहुत मेहनती हो, डिलीजेंट मतलब भी जो बहुत मेहनती हो, एंथुजियास्टिक मतलब जो उत्साह से भरा हुआ हो, और इंडस्ट्रियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनती या लेबोरियस, आप उसको लेबोरियस भी बोल सकते हो, जो लेबर करे, जो श्रम करे, श्रमिक की तरह हो, राइट, बहुत ज़्यादा जो मेहनत करे। तो ये हो गए इसके उल्टे। तो हमें अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, हमें निष्क्रिय आलसी नहीं होना चाहिए, हमें इनडोलेंट इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, हमें तो बहुत एक्टिव होना है, इंडस्ट्रियस लेबोरियस होना चाहिए, डिलीजेंट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, हमें उत्साहपूर्ण होना चाहिए, एंथुजियास्टिक होना चाहिए। एग्जाम्पल, ही लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ही वॉज एन इनडोलेंट एम्प्लॉई हु डिड नथिंग बट स्लीप एट हिज डेस्क ऑल द डे। उसकी नौकरी चली गई, क्यों? ही लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज, क्यों? क्योंकि ही वॉज एन इंडोलेंट एम्प्लॉई, वो एक इंडोलेंट एम्प्लॉई था। इंडोलेंट एम्प्लॉई मतलब बिल्कुल काम नहीं करता था, काम चोरी करता था, निष्क्रिय था, आलसी था। वो पूरे दिन हु डिड नथिंग, लेकिन वो क्या करता था? काम तो करता नहीं था, लेकिन बट स्लीप एट हिज डेस्क, पूरे दिन सोता था अपने डेस्क के ऊपर, अपनी टेबल के ऊपर, ऑल द डे, पूरे दिन। फैमिली अलाउंसेज वर डिजाइन टू मेक द पुअर सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट, नॉट इंडोलेंट। बहुत अच्छा सेंटेंस। इसका मतलब सरकार जो भत्ता देती है, सरकार कई तरह के अलाउंस देती है। अलाउंस मतलब भत्ता देना, महंगाई भत्ता, ये भत्ता, वो भत्ता। ये गरीब लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिए जाते हैं और स्वतंत्र, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए दिए जाते हैं, ना कि लेजी। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमें सब्सिडी मिलती है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जिससे आप जल्दी आत्मनिर्भर बनो, लेकिन आप उसी पर निर्भर होकर मत रह जाओ। सरकार जो आपको अनुदान दे रही है, ग्रांट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, छूट दे रही है, आप उस पर जो है वो आपको स्वतंत्र बनाने के लिए दे रही है, आपको अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं, आप इंडोलेंट बनाने के लिए नहीं दे रही, आपको लेजी बनाने के लिए नहीं दे रही कि चलो घर बैठे खाना आ जाएगा, उसलिए नहीं दे रही। नेक्स्ट है पिवट। पिवट जो है नाउन और वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है धुरी या केंद्र बिंदु, धुरी या केंद्र बिंदु, किसी चीज का सेंट्रल पॉइंट जिसके अराउंड वो चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर वॉज द पिवट अराउंड विच द एंटायर टीम वॉज बिल्ट। भारत की एक समय टीम थी, उसका सचिन तेंदुलकर क्या था? पिवट था, यानी सचिन तेंदुलकर के अराउंड टीम बनी थी। सचिन तेंदुलकर एक तरह से केंद्र बिंदु था, ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है, फिजिकल चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आजकल अमेरिका की एक नीति है जिसे बोलते हैं पिवट टू एशिया, पिवट टू एशिया। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो झूला होता है इसे बोलते हैं सी सॉ। सी सॉ मतलब एक ऐसा झूला जिसपे यहाँ पे अभी ये व्यक्ति नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर उल्टा होगा, यानी ये जो बीच में है जिसे फलक्रम बोलते हैं या इसे पिवट भी बोलते हैं, इसे एक्सिस भी बोलते हैं। जैसे धरती कहते हैं अपने ही एक्सिस पे घूमती है, ठीक है ना, अपने ही एक्सिस पे, स्पिंडल बोल सकते हो। तो अब यहां पे देखिए, अब ये एकदम बीच में है तभी ये झूला काम करेगा, अगर ये थोड़ा भी इधर या उधर हो जाए तो फिर ये झूला काम नहीं करेगा ढंग से। अब इसी तरह से अमेरिका जो है वो एशिया की तरफ झुक रहा है, यानी अमेरिका पिवट कर रहा है, यानी केंद्र बिंदु शिफ्ट हो रहा है। तो मान लो अमेरिका है, अभी तो वो एकदम बीच में है, यहां पे एशिया है और यहां पे मान लेते हैं यूरोप है। अभी तक अमेरिका एकदम बीच में है, यानी अमेरिका इक्वी डिस्टेंट है, यानी अमेरिका ने दोनों के एकदम निष्पक्ष है, एशिया को लेकर भी और यूरोप को लेकर भी। लेकिन अब अमेरिका पिवट कर रहा है एशिया की तरफ, यानी ये जो है थोड़ा सा अमेरिका इस तरफ कहीं पे आ रहा है। तो अमेरिका का झुकाव अब एशिया की तरफ आ रहा है, यानी केंद्र बिंदु शिफ्ट हो रहा है एशिया की तरफ। समझ में आया पिवट का इस्तेमाल कैसे होता है? जैसे यहां पे देखिए, गवर्नर सिट एट द पिवट ऑफ द नेशनल एंड द लोकल पॉलिटिक्स। भारत में जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, वो हमारी राष्ट्रीय और राजकीय राजनीति यानी लोकल राजनीति जो होती है उसके पिवट होते हैं, एक तरह से वो बीच में बैठते हैं। सिट एट द पिवट मतलब सिट एट द सेंटर, एकदम केंद्र में बैठते, एक तरफ राज्य एक तरफ केंद्र, बीच में गवर्नर। एक तरह से गवर्नर राज्य और केंद्र को जोड़ने का काम करते हैं। A seesaw is a perfect example of a long rigid object that is pivoted at a point. जो सीसो नाम का झूला होता है वो एक परफेक्ट उदाहरण है एक लॉन्ग रिजिड ऑब्जेक्ट का, एक कठोर ऑब्जेक्ट जो कि एक पॉइंट पे पिवट किया हुआ है जिसे। क्लियर? तो पिवट क्लियर है आपको? पिवट मतलब धुरी या केंद्र बिंदु। नेक्स्ट है वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स, परसेवरेंस। परसेवरेंस मतलब होता है डटे रहना, यानी डॉगेडनेस, एक जगह डटे रहना, ठीक है, डॉगेडनेस। ऑब्ड्यूरेटनेस यानी रिजिड, रिजिड अपनी जगह से ना हिलना। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुद्ध बन के कहीं पे एक जगह से नहीं हिलना, मतलब डटे रहना, यानी ऑब्स्टिनेटनेस, परसिस्टेंस, अपने एफर्ट्स में प्रतिबद्ध रहना, कटिबद्ध रहना। टेनेशियस, टेनेशियस वर्ड हम कर चुके हैं पहले, ठीक है, टेनेशियस रहना, तो वो होता है परसेवरेंस, यानी अटल रहना। इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड है अटल। अटल रहना, अटलता आपके अंदर होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए, एक हट होना चाहिए आपके अंदर।
एक धुन होनी चाहिए आपके अंदर, अपनी धुन में सवार, एक तप करने का आपके अंदर निश्चय होना चाहिए, यानी तपस्वी आप होने चाहिए, राइट। आपके अंदर किसी चीज को लेके अरुचि नहीं होनी चाहिए, तो अरुचि इसका उल्टा हो गया। तो परसेवरेंस मतलब होता है किसी चीज को गंभीरता से लेना, धीरज भी रखना, साथ में गंभीरता और पूरी अटलता से लगे रहना। कहते हैं सक्सेस गोज टू द मोस्ट परसेवरिंग। सक्सेस उसे मिलता है जो सबसे ज्यादा परसेवरिंग होता है, जो डटा रहता है, जो हार नहीं मानता, जिसने निश्चय ले लिया तो ले लिया, जो तपस्वी है, लगातार किसी चीज को पाने के लिए एफर्ट करना, ठीक है, डेस्पाइट डिफिकल्टी, यानी कि डिफिकल्टी जो है, बुरा समय है, कई तरह की बाधाएं हैं, अड़चन हैं, उनके बावजूद, उनके डेस्पाइट आप मेहनत करते जाएं, राइट। क्योंकि याद रखिए, सक्सेस को पाने के लिए बाधा हो या अड़चन हो, वो तो जरूर आएगी। ये तो प्रकृति का नियम है, और ये ऐसा नियम है जो अपरिवर्तनशील है। ये इसमें परिवर्तन नहीं होगा, बाधाएं तो आएंगी, ठीक है ना। तो फेलियर या डिले इन अचीविंग सक्सेस, यानी अगर मान लो आपके रास्ते में फेलियर भी आते हैं या विलंब आता है, तो भी लगातार डटे रहना, अटल रहना, वही उसी को बोलते हैं परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय तक किसी चीज़ के पीछे रहना, नहीं। उसका मतलब यह है कि अपने निश्चय को ना हटने देना। तब निश्चयवान बनना बड़ा आसान हो जाता है जब सिर्फ सफलता मिल रही होती है, लेकिन जब असफलता मिलती है तभी व्यक्ति का असली चरित्र सामने आता है। जब असफलता मिलती है तभी पता चलता है कि व्यक्ति किस चीज़ का बना है। तो डॉगेडनेस, डटे रहना, ऑब्ड्यूरेट, हिलना नहीं अपनी जगह से, रिजिड, एकदम बिल्कुल डटे रहना, ऑब्स्टिनेट, परसिस्टेंट रहना, परसेवरेंस एंड परसिस्टेंस एक साथ यूज होता है कई बार, परसिस्टेंस एंड परसेवरेंस। टेनेशियस, टेनेशियसनेस, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन आप जानते हैं, डिटर्मिनेशन क्या होता है, एकदम ठान लेना, कोई चीज तो ठान लेना। ग्रिट होनी चाहिए आपके अंदर, एकदम ठान लेना, ग्रिट। तो इसका उल्टा हो गया अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। इररेजोल्यूट, जो रेजोल्यूट नहीं है मतलब वो वेवरिंग है। वेवरिंग मतलब कभी इधर कभी उधर, वो डटा हुआ नहीं है, वो उसका निश्चय उतना पक्का नहीं है, उसका निश्चय उतना पक्का नहीं है। इनडिसाइसिव है, यानी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वही अनिश्चितता। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस मतलब क्या है, एक तरह की विमुख हो रहा है, वो उसके अंदर संकोच आ गया है, संकोच, संशय आ गया है अपने डिसीजन को लेकर, तो वो हिल रहा है थोड़ा सा अपनी जगह से, रिलक्टेंट है वो, ठीक है ना, संशय है उसके दिमाग में। अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस मतलब किसी काम को ना करने की इच्छा, अनविलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब उल्टा, विलिंगनेस मतलब काम को करने की इच्छा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया, द ओल्ड मैन्स परसेवरेंस अलाउड हिम टू कंप्लीट द मैराथन। जो मैराथन रेस होती है, कहते हैं उसमें पता चलता है व्यक्ति का चरित्र क्या होता है, क्योंकि मैराथन रेस में पहली बात, उससे फर्क नहीं पड़ता कि एक समय कौन आगे है, बस इससे फर्क पड़ता है कि सबसे बाद में कौन आगे है। तो उसमें व्यक्ति पीछे भी होता है रेस में, कई बार व्यक्ति गिरता भी है फिर उठता है। तो मैराथन से लोग ज़्यादा डरते हैं, स्प्रिंट से कम डरते हैं, क्योंकि स्प्रिंट तो 100 मीटर की रेस होती है या 200 मीटर की, उसमें चरित्र पता नहीं चलता, लेकिन मैराथन में पता चलता है व्यक्ति का चरित्र। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था, ओल्ड मैन, उसका जो परसेवरेंस था, उसकी जो गंभीरता थी, अटलता थी, उसने ही उसे अलाउ किया कि वो पूरी रेस कंप्लीट कर पाया। परसेवरेंस इज फॉलिंग 19 टाइम्स एंड सक्सीडिंग द 20th। परसेवरेंस उसे कहते हैं 19 बार गिरना और 20वीं बार में सफल होना। तो आई होप आप परसेवरेंस समझ गए होंगे, और आई होप आप जीवन में परसीवियर करेंगे, यानी आप परसेवरेंट बनेंगे। नेक्स्ट है प्रोपिशियस। प्रोपिशियस मतलब होता है सही समय, किसी चीज का सही समय, अनुकूल समय, यानी कोई ऐसा समय जब किसी चीज के होने की संभावना ज्यादा हो। एक आपने सुना होगा, कहते हैं ना कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, यानी वो प्रोपिशियस टाइम है, वो सही टाइम है उस काम को करने का, क्योंकि उसमें उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। सिनोनिम क्या है, फेवरेबल। फेवरेबल मतलब उपयुक्त, बिल्कुल फेवर कर रहा है वो चीज उसको, अभी सही समय है, फेवरेबल समय है। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब ऐसे होता है, कहते हैं ना एक शुभ समय है ये। मुहूर्त, जैसे मुहूर्त निकलवाते हैं ना कि भाई ऑस्पिशियस दिन बताओ, कोई शुभ दिन बताओ मुझे, उस दिन बच्चे का नाम रखूंगा, मैं अपने बेटे का नाम उस दिन रखूंगा जो ऑस्पिशियस दिन होगा, यानी शुभ दिन होगा। मंगलदायी, मंगलमय, राइट, अनुकूल। प्रोविडेंशियल मतलब भी वही होता है, बहुत ज्यादा अच्छा दिन, बहुत ज्यादा अच्छा समय। प्रोविडेंशियल यानी संकेत, मुझे संकेत मिल रहे हैं कि यह दिन बहुत अच्छा है। ओपरचून टाइम, ये सही समय है, एकदम ओपरचून टाइम है, यानी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ओपरचून टाइम है, राइट। अभी मान लीजिए कोई कहता है कि भाई कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वजह से जो है
ऑनलाइन कंपनीज के लिए सबसे अपॉर्चुन टाइम है। ऑनलाइन कंपनी जो है अमेजॉन वगैरह, उनके लिए सबसे अपॉर्चुन टाइम है, ये सबसे फेवरेबल टाइम है, इनको फेवर कर रहा है, एडवांटेज मिल गया इन्हें, एडवांटेजियस। अपबीट, अपबीट, राइट। तो इसका उल्टा क्या हो गया? डिसहार्टनिंग। डिसहार्टनिंग मतलब उदासी देने वाला, बिल्कुल इसका उल्टा। जो आपको एडवांटेज देगा, लाभ देगा, लाभप्रद होगा, वो होगा प्रोपिशियस, और इसका उल्टा होगा डिसहार्टनिंग, आपको उदासी देने वाला। डाउनबीट, डाउनबीट या डिसमल, या डिसमल। तो इन तीनों का मतलब होता है बिल्कुल इसका उल्टा, यानी ये सही समय नहीं है, ये दुख देने वाला है। डाउनबीट हूं मैं, यानी मैं गैर आशावादी हूं या निराशावादी समय। डिसमल, बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस था, पुअर परफॉर्मेंस था, बहुत ही खराब, राइट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। बिकॉज हर बॉस वॉज हैविंग अ ग्रेट वीक, शी थॉट इट वॉज अ प्रोपिशियस टाइम टू इंक्वायर अबाउट द इंक्रीमेंट इन द सैलरी। कितना अच्छा सेंटेंस है। उसके बॉस का बहुत अच्छा समय चल रहा था, बहुत अच्छा सप्ताह भी था, तो उसने सोचा ये सबसे अच्छा समय है अपनी सैलरी में इंक्रीज मांगने का। जब आपका बॉस खुश है, जब आपके बॉस को मुनाफा हुआ है, लाभ हुआ है, तभी तो वो आपको इंक्रीमेंट देगा, तो ऐसे में मांग लेना चाहिए। तो आपको देखना है कि सही प्रोपिशियस टाइम क्या है, सही अनुकूल समय क्या है। तो उसके बॉस को जब एक सप्ताह तक लगातार बहुत अच्छा उसका बीता, ग्रेट वीक मतलब बहुत अच्छा बीता एक सप्ताह, तो उसने सोचा यही समय टाइम, यही जो है उपयुक्त समय है, यही सही टाइम है कि मैं अपनी सैलरी में इंक्रीज मांग लेती हूं। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द डार्क क्लाउड्स दैट इट इज नॉट अ प्रोपिशियस टाइम फॉर अ बीच पार्टी। यानी मैं बीच पार्टी करना चाहता हूं, ठीक है, समुद्र की जो बीच है मैं उस पर पार्टी करना चाहता हूं, लेकिन आज आसमान में घने बादल हैं। डार्क क्लाउड मतलब बहुत ही ज्यादा गहरे बादल, गहरे बादल मतलब काले बादल, यानी बारिश आने वाली है। तो क्या यह सही समय है बीच पार्टी का? नहीं, इट इज नॉट अ प्रोपिशियस टाइम, इट इज नॉट अ प्रोपिशियस डे। आज प्रोपिशियस डे नहीं है, आज अनुकूल दिन नहीं है बीच पार्टी करने का, बल्कि आज प्रतिकूल दिन है। चलिए अब हम करेंगे कहानी। यहां पे हम सारे शब्द खत्म करते हैं, अब हम कहानी देखते हैं। Our relatives have become our biggest tormentors nowadays। हमारे जो संबंधी हैं, हमारे जो रिलेटिव हैं, वही हमारे टॉर्मेंटर बन गए हैं, वही सबसे ज़्यादा अत्याचारी हो गए हैं आजकल, ठीक है। ये कोई स्टूडेंट अपनी व्यथा बता रहा है। Our relatives have become our biggest tormentor nowadays। nowadays मतलब आजकल, और हमारे जो रिलेटिव हैं have become यानी बन गए हैं हमारे, our biggest सबसे बड़े अत्याचारी, टॉर्मेंटर यानी परेशान करने वाले सब ज़्यादा आजकल रिलेटिव ही हैं। द डिस्पैराजमेंट ऑफ अस बाय देम इज प्रोलिफरेटिंग डे बाय डे। हमारा जो डिस्पैराज करना, यानी हमें कहते हैं ना गैर उत्साहित करना, हमें डीमोटिवेट करना, है ना, हमें नीचा दिखाना। तो डिस्पैराजमेंट हमारा कौन करता है? ऑफ अस मतलब हमारा, कौन? बाय देम उनके द्वारा किया जाता है, और ये दिन प्रतिदिन यानी डे बाय डे प्रोलिफरेट यानी बढ़ रहा है। प्रोलिफरेट होना मतलब तीव्र वृद्धि होना। तो डिस्पैराजमेंट जो हमारा वो करते हैं, जो इंसल्ट करते हैं हमारी, हमें नीचा दिखाते हैं, वो प्रोलिफरेट हो रहा है दिन पे दिन, डे बाय डे। बट वी हैव टू बी अनससेप्टेबल टू दीज नेगेटिविटीज। लेकिन हमें इन नकारात्मकताओं से घबराना नहीं है, हमें एकदम अनससेप्टेबल होना है, यानी ये हमें प्रभावित ना करें, प्रभाव शून्य बन जाना है, प्रभाव शून्य बन जाना है, राइट। जैसे वो एक होता है ना कि तेल लगा हुआ, अगर किसी घड़े के ऊपर तेल लगा दो तो उस पर पानी नहीं ठहरता, हमें वैसा बन जाना है कि हमारे अंदर भी जो है, जैसे एक बार महात्मा बुद्ध से कहा गया था कि वो व्यक्ति आपको इतनी गालियां दे रहा है लेकिन आप बिल्कुल शांत हैं, बोले वो गाली दे रहा है लेकिन मैं ले तो नहीं रहा। तो वही वाली बात है, हमें अनससेप्टेबल हो जाना है, हमें फर्क ही ना पड़े, हम संवेदनशील ही नहीं हैं, हम तो वल्नरेबल नहीं हैं, हम तो प्रभाव शून्य हैं। तो हमें इन नेगेटिविटीज, इन नकारात्मकताओं से अनससेप्टेबल हो जाना है, राइट। फर्क ही ना पड़े, हम वल्नरेबल नहीं हैं, हम ससेप्टेबल नहीं, हम तो अनससेप्टेबल हैं। नो मैटर हाउ मच आवर अनरूली माइंड रिफ्यूट्स आवर चांसेस ऑफ सक्सेस। इससे फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर मतलब फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। इट नो मैटर हाउ मच आवर अनरूली माइंड, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारा जो दिमाग है अनियंत्रित, अनरूली माइंड, हमारा अनियंत्रित दिमाग कितनी बार हमें मना करे कि नहीं तुम तो सक्सेसफुल नहीं होगे। हमारे जो चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के उसको रिफ्यूट करता रहेगा हमारा दिमाग। हमारा दिमाग हमें डर दिखाता रहेगा कि भाई तुम तो सक्सेसफुल नहीं होगे। लेकिन वी मस्ट बी परसेवरेंट इन आवर एफर्ट्स, हमें अपने एफर्ट्स में परसेवरेंट होना है, हमें परसीवियर करना है, हमें परसेवरेंस शो करनी है, राइट। लगातार डटे रहना है, अटलता हमें होनी चाहिए। वी मस्ट एलिमिनेट द इंडोलेंट नेचर फ्रॉम आवर सेल्व्स। हमें अपने अंदर से हमारा जो इनडोलेंट यानी आलस्य वाला जो नेचर है, हमारी जो आलस्य की प्रवृत्ति है या प्रकृति हमारी है, उसको खत्म करना है। एलिमिनेट करना मतलब खत्म करना, किसी चीज को उन्मूलन करना है।
हमारे अंदर से आलस्य को निकाल फेंकना है, इंडोलेंसी जो है हमारे अंदर उसे खत्म कर देना है, हमें एक्टिव बनना है। क्यों? क्योंकि हार्डवर्क इज द ओनली पिवॉट इफ वी वांट टू सक्सीड इन द अपकमिंग एग्जाम। क्योंकि हार्डवर्क यानी मेहनती होना, कर्मठ होना, पुरुषार्थ करना, यही एक केंद्र बिंदु है, यही एक पिवॉट है, ठीक है, और कुछ नहीं है, यही एक पिवॉट है, यही एक केंद्र बिंदु है अगर हमें सक्सेसफुल होना है। तो सक्सेस का केंद्र बिंदु क्या है, सक्सेस का पिवॉट क्या है, हार्डवर्क। A propitious time for taking a big test is not just when we have studied hard, but also when we have removed all negativity from our lives. एक एग्जाम को लिखने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, सबसे प्रोपिशियस टाइम कौन सा होता है? वो टाइम सिर्फ तभी नहीं होता जब हमने बहुत सारा पढ़ा हुआ है। नॉट जस्ट मतलब सिर्फ वही ना होना, क्या? वेन वी हैव स्टडीड हार्ड, जब हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है, सिर्फ वही समय सबसे उपयुक्त नहीं होता, बल्कि बट ऑल्सो वेन वी हैव रिमूव्ड ऑल नेगेटिविटी फ्रॉम आवर लाइव्स, बल्कि जब हमने अपनी जीवन से सारी नकारात्मकताओं को निकाल दिया है, वो सबसे अच्छा समय होता है एग्जाम को लिखने का। यानी एग्जाम को लिखने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? एक, जब हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, क्योंकि ये बोल रहा है ना सिर्फ, नॉट जस्ट, ना सिर्फ हमने बहुत पढ़ाई करी, बल्कि जब हमने सारी नेगेटिविटी को अपने जीवन से निकाल दिया है। तो ये पहला था। और अब हम करेंगे बस जो 5 हमारे फटाफट सिनोनिम एंटोनिम है, समानार्थी भिन्नार्थी शब्द। डिस्पैराज का उल्टा बताना है, ठीक है। विलिफाई, रिडिक्यूल, एक्सटॉल या डेरोगेट, तो आंसर है एक्सटॉल। एक्सटॉल मतलब होता है तारीफ करना, तो ये इसका उल्टा हो गया। बाकी रिडिक्यूल, विलिफाई या डेरोगेट इसके सिनोनिम हो गए। रिफ्यूट, रिफ्यूट का समानार्थी शब्द बताना है, ठीक है। कंसीड मतलब मान लेना, कन्फ्यूट, तो कन्फ्यूट हो गया इसका समानार्थी शब्द। कन्फर्म, कन्फर्म मतलब क्या होता है? कन्फर्म वैसे यहां पे CONFORM वाला कन्फर्म होना चाहिए, लेकिन ये भी ठीक है, चलो कन्फर्म मतलब या तो हम किसी थ्योरी को मान लेते हैं, हम कन्फर्म कर जाते हैं उससे, CONFORM, किसी चीज को मान लेना मतलब कन्फर्म, और एक होता है कन्फर्म करना। फर्क थोड़ा सा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप कंफर्म और कंफर्म का मतलब समझिए। मैंने कई बार पहले भी रिपीट किया है। जैसे मान लो आप पूछते हैं कि आपकी टिकट कंफर्म है, तो आप ये वाला कंफर्म यूज करेंगे, CONFIRM। और एक होता है कंफर्म, अगर आप किसी को बोलते हैं आपको कानून यहाँ के मानने पड़ेंगे, तो आप बोलिए यू हैव टू कंफर्म टू द रूल्स, CONFORM, ठीक है। या एक्नॉलेज करना पड़ेगा या उसको मानना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो गया कन्फ्यूट। इसका कन्फ्यूट और रिफ्यूट मतलब एक ही होता है। उसके बाद है प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब इसका उल्टा बताना है अब, ठीक है। प्रोलिफरेशन मतलब किसी चीज का बढ़ना, बर्जियोनिंग, ऑगमेंटेशन या एक्रेशन। तो अबेटमेंट इसका उल्टा हो गया। अबेटमेंट मतलब किसी चीज में कमी आना, घटना किसी चीज का। अनरूली का उल्टा बताना है, ठीक है। अनरूली मतलब अनियंत्रित, तो इसका उल्टा हो गया। रिकैल्सिट्रेंट मतलब भी वही है, वेवर्ड मतलब भी वही है। कंप्लायंट और कंप्लेंट, कंप्लेंट करना मतलब क्या होता है? किसी चीज की कंप्लेन करना, ठीक है। कंप्लायंट लेकिन उल्टा होता है। कंप्लायंट मतलब जो आसानी से नियंत्रित हो जाए, तो डी आंसर है इसका, ठीक है। तो कंप्लेंट और कंप्लायंट में फर्क बहुत ज्यादा है। कंप्लेन मतलब किसी की शिकायत करना, लेकिन कंप्लायंट मतलब आसानी से बात मान लेना, आसानी से नियंत्रित हो जाना। तो अनरूली का उल्टा क्या होगा? कंप्लायंट, ठीक है। स्पेलिंग देखिए कितना मिलता जुलता सा है, कंप्लेंट और कंप्लायंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडोलेंट, इंडोलेंट का समानार्थी शब्द बताना है। इंडोलेंट मतलब जो इनएक्टिव हो, आलस्य जिसके अंदर हो, तो उसका समानार्थी क्या हो गया? स्लगिश। स्लगिश मतलब ठहरा हुआ, ठहरा हुआ, जो हिले ना अपनी जगह से। स्लगिश जैसे कहते हैं ना, वाटर का जो फ्लो है वो स्लगिश है। नदी में जहां पे मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, पानी बहुत तेजी से नहीं बहता, वहां पे नदी कैसी हो जाती है? स्लगिश हो जाती है, स्लगिश। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो नंबर 16 था। बहुत जल्दी आपके समक्ष हाजिर होऊंगा वीडियो नंबर 17 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।